नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने खलीफाओं का शासन और विस्तार के बारे में पढ़ा था और उमैयद के राजतंत्र के एकीकरण के संबंध में हमने जो लेक्चर है वो डिलीवर है वो किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर अब्बासी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था। तो उमैयद वंश का जो सुनियोजित तरीके थे, जिस तरीके से इसको उखाड़ने की जो कीमत है वो दी गई थी, वो काफ़ी भारी कीमत इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर इसको चुकानी पड़ी थी। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने जगह वो ले ली थी। अब्बासियों ने उमैयद शासन की दुष्ट और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हो बल्कि इस्लाम के राजनीतिक और संस्कृति में भी बदलाव आए। तो 750 ईस्वी के आसपास अब्बासियों ने जो मक्का के अंदर जो इस तरीके से राजनीतिक और सांप्रदायिक आर्थिक वंश के रूप में इसको सद्भावना के रूप में माना गया, तो उसके अंदर अब्बासियों ने उम्मद वंश की जो स्थापना थी वो पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लामियों के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। और इसी क्रांतियों के माध्यम से राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कल्चर के अंदर काफ़ी बदलाव इनके देखे गए थे। अब्बासियों का विद्रोह खुरासन के बहुत दूर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहाँ पर दमिश्क ने बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब इसराइलियों की मिलीजुली आबादी थी, जिससे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सकता था। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः ईरान से आए थे और सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए अपना पसंद करते थे। उन्होंने करों में रियायत और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए थे। यहाँ तक कि ईरानी मुसलमानों का संबंध था। उन्होंने अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों का तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने की इच्छुक वो नहीं थे। तो अलग अलग जो अब्बासियों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया था, जिसमें काफ़ी गंभीर मात्रा में उन्होंने जो तेज़ दौड़ने वाले जो घोड़े थे उनका प्रयोग किया था, जो 20 दिन के माध्यम से जो दमिश्क नामक जो स्थान का दूर प्रदेशों में उनमें पहुंचा जा सकता था। और एकजुटता का जिन विभिन्न कारणों से ईरानियों और अरब जो मिलीजुली आबादी थी खुरासान के अंदर, उसमें जो एकजुटता अब्बासियों के द्वारा किया गया था। यहाँ जितने भी लोग जो सैनिक आए थे वो ईरान से आए थे और सीरिया के लोगों थे प्रभुत्व से नाराज है वो माने गए थे। और खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को नापसंद करने का ये भी एक कारण था कि काफ़ी अधिक मात्रा में उन्होंने जो कर काफ़ी अधिक लगाए हुए थे और काफ़ी अधिक मात्रा में ईरानी मुसलमानियों के अंदर जो मवेशियों के प्रति अरबों के और तिरस्कार के पूर्ण जो व्यवहार था वो काफ़ी महत्वपूर्ण से माना गया था। अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे विभिन्न असहमत समूह का समर्थन कर प्राप्त कर लिया, तो यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उमैयदों की दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न को वैध वो ठहराया। तो काफ़ी जो वैलिडेट करने के लिए, जिसमें मसीह नामक समुदाय के अंदर काफ़ी जो दमनकारी नीति जो शासन प्रणाली थी वो अपनाई गई थी और काफ़ी अधिक मात्रा में सत्ता प्राप्ति के लिए इसको वैलिड वो बनाया गया था। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया था, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को नदी पर पहुंचाई लड़ाई में पहुंचाया था। तो इसके अंदर जो लीडरशिप करने के लिए जो मुस्लिम शासन के लिए वो गुलाम अबू जो ईरानी शासक था, जो सैनिक था, उसके अंदर उसने इसका जो नेतृत्व है वो किया था और काफ़ी अधिक मात्रा में उसने खलीफा के अंदर मारवान नदी को जो लड़ाई है वो इसके अंदर हराया था। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाह का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया था। जिस तरीके से परंपरागत
अपना संबंध है वो काफ़ी अधिक मात्रा में अब्बासी शासनों के द्वारा अरबों के प्रभाव के अंदर जो गिरावट है वो देखी गई थी, और संस्कृति का भी काफ़ी महत्व, ईरानी संस्कृति का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। और जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो बगदाद के अंदर स्थापित है वो कर ली थी। इस तरीके से इन्होंने पूर्ण रूप से सेना और नौकरशाही का जो पुनर्गठन है वो गैर कबीली आधार पर किया था। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वान को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने में मजबूर है वो किया। उन्होंने उम्मयदों के शानदारी शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। जिस शासन को उन्होंने को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया था, उसे ही राजतंत्र फिर से स्थापित करने का मजबूर है वो होना पड़ा। तो काफ़ी अधिक मात्रा में शासन के स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो अनेक जो संगठन है वो मजबूत संस्था संरक्षण प्रदान किए थे, जिसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में राज्य और सरकार को अपनी केंद्रीय जो शांति और स्वरूप को बनाए रखने के लिए उम्मयदों के राजवंशों के द्वारा स्थापित की गई जो जितने भी वास्तुकला और राज दरबार थे उसमें काफ़ी परिवर्तन है वो किए गए थे। काफ़ी समारोहों के माध्यम के द्वारा उसको परंपरागत रूप से जो कायम है वो रखा गया था। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से जो राजतंत्र की स्थापना थी वो हो गई थी। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था, और इसका कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। तो काफ़ी जो अब्बासी राज्यों के बीच में जो कमजोरी होने का 9वीं शताब्दी के अंदर मुख्य कारण बगदाद के अंदर इनका नियंत्रण है वो कम हो गया था, जिसके अंदर जो सेना और नौकरशाही के अंदर जो अरब और ईरान के समर्थक थे उनके अंदर आपसी के रूप में जो झगड़ा वो हो गया था। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध हो गया था, जिसने गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की इस्लामी अधिकारियों का नया गुट शक्ति बन गया था। शियाओं ने एक बार सुन्नी रूढ़िवादियों के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता शुरू की थी। तो काफ़ी जो खलीफा के जो हसन अल रशीद के पुत्र थे अमीर और मामून के समर्थकों के बीच 810 के अंदर आपसी जो द्वेष भावना थी उनके अंदर गृह युद्ध की स्थिति है वो बन गई थी, और जिसके अंदर गुटबंदी और ज़्यादा गहरी और तुगलक अधिकारियों के बीच में एक नया शक्ति गुट है वो बन गया था, जिसके अंदर शियाओं और सुन्नी समर्थकों के बीच सत्ता के लिए जो प्रतियोगिता थी वो होनी शुरू हो गई थी। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे। खुरासान और ट्रांसोस्कियनियन यानी तुरानी तथा अक्सास के पार वाले इलाकों में ताहिरी और समानी वंश, और मिस्र और सीरिया में तुलनी वंश। तो अलग अलग जो छोटे छोटे राजवंश थे उनके अंदर जो शासन था वो विभाजित है वो हो गया था। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई थी। 1945 में वह भी छीन गई थी जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुहानी नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा किया वो कर लिया था। तो 1945 के बाद अब्बासियों की जो सत्ता थी वो ईरान इराक के अंदर जो सीमित है वो रह गई थी, जिसके अंदर शिया वंश ने बगदाद के ऊपर कब्जा है वो कर लिया था। बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की थी, जिसमें एक प्राचीन ईरानी पदवंशी शाही भी शामिल थे, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की थी। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाया था। तो मुख्य रूप में उनमें जो शाही पदवी मानी गई थी वो अलग अलग खलीफा के रूप में जो पदवी के रूप में उनकी जो पदवी थी वो धारण है वो कर ली थी, यानी कि अलग शहनशाह के रूप में वो जाने गए थे। खिलाफत को समाप्त करने का बड़ा फैसला चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमा की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। तो मुख्य रूप पे जो इस्लामी शासन के ऊपर जो साम्राज्य था उसके अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य फातिमा और राजवंश जो स्थापित करने का, सभी इस्लामी जगत के ऊपर शासन करने का था। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्लामी से था, और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा की वंशज है और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक है। तो मुख्य रूप से जो शिया के संप्रदाय का जो शासक माना गया था वो पैगंबर की बेटी और फातिमा के वंश के रूप में माना गया था। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र की जीती और फातिमा खिलाफत की स्थापना की थी। तो उन्होंने मुख्य रूप से 1969 में मिस्र में जीता और फातिमा खिलाफत की स्थापना वो की थी। मिस्र की पुरानी राजधानी
तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धा राजवंशों ने शिया प्रशंसकों, कवियों और विद्वानों को आश्चर्य को दिया था। मुख्य रूप में इनकी जो स्थापना के रूप में जो राजधानी बनाने के बाद इन्होंने अपनी स्थापना थी वो काहिरा को राजधानी बनाने के बाद राजधानी वो बनाया था, जिसका श्रेय मंगल ग्रह के उदय होने के साथ जिसके अंदर मिरिख में अल काहिरा भी कहा जाता है, वो विद्वानों, कवि, प्रशंसकों के द्वारा उसका आश्चर्य वो दिया गया था। 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतीक रूप से एकजुट बना रहा था। मुख्य रूप से इसमें जो स्थायित्व की राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी प्रबल है वो हो गई थी। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति के भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। तो काफ़ी जो राज्य और समाज के अलावा इनमें जो एकता स्थापित करने के लिए जो संस्कृति थी वो भाषा के रूप में उसका डेवलपमेंट है वो किया गया था। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लाम दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते थे और आते जाते थे, विचारों और तरीकों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गाँवों के स्तर तक नीचे पहुँच गए। मुसलमानों की जनसंख्या जो उम्मयद काल की प्रारंभिक आबादी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक से तेज़ी से फैल गई। फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट होगी। इसमें धर्मांतरण संभव और अर्थ प्रभावहीन प्रतीत हुआ था। मुख्य रूप से इसमें जो अवधि प्राप्ति और इस्लामिक जो तौर तरीके अपनाए गए थे वो काफ़ी अधिक मात्रा में सांस्कृतिक और विचार प्रसार करने के लिए अपनाए गए थे, जिसके माध्यम से इस्लामी जगत के अंदर घूम आते जाते वो अपना प्राचीन जो प्रचार प्रसार वो कर सकते थे। और प्रारंभिक काल से वार्षिक जो जनसंख्या थी उम्मीद काल के अंदर वो 10% से कम, आगे चलकर काफ़ी अधिक मात्रा में अलग अलग धर्मों और सांस्कृतिक माध्यम के द्वारा इसमें जो पहचान की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी इसमें जो परिवर्तन है वो देखा गया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय के अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया था। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबीले लोग थे, यानी कि जो लोग जो घूम कर अपना जीवन यापन है वो स्थापित है वो करते थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था। वे कुशल सवार और योद्धा थे और गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, सम्मानी, बुहानी प्रशासकों में शामिल हो गए थे। अपनी वफादारी और सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए थे, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में जो कुशल नेतृत्व की वजह से काफ़ी अधिक पदों के ऊपर पहुंच गए थे प्रशासन के अंदर। गजनी सल्तनत की स्थापना अलपतिगिन के द्वारा की गई थी। उसने गजनी के महमूद द्वारा मजबूत है वो किया गया था। महमूद गजनी की जो गजनी स्थापना थी वो 1961 में अलपतिनी के द्वारा की गई थी। वहाबियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीय जैसे पेशवर सेना थी, लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था। उसके लिए अब्बासी तरीके प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उसकी वैधता के स्रोत थे। तो काफ़ी उसमें जो कुशल नेतृत्व था वो देखा गया, जिसमें सैनिक प्रशासन के अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण जो स्थायित्व प्रदान है वो किया गया था। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को जो सुन्नी समर्थन देने के लिए राजी था, यानी कि मुख्य रूप से जो उसका बेटा था, जो महमूद के रूप में जो बेटा था वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक था और शिया के सत्ता के संतुलन प्राप्ति के लिए गजनवी को सुन्नी का समर्थक है वो देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क समानियों और कानखानियों की सेनाओं के रूप में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए थे। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुर्गिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के स्थापित वो कर लिया था। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सुल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया था और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो मुख्य रूप से इनकी स्थायित्व के बारे में जो बात की जाती है वो तुगलिन और छागरी के नेतृत्व में एक अलग शक्तिशाली जो समूह बनाया गया था, वो सामान्य और कारखानियों के रूप में जो नेतृत्व क्षमता थी वो काफ़ी अधिक स्थापित है वो की गई थी। और गजनवी की मृत्यु के बाद सुल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीतने के बाद उसको
निशापुर को अपनी पहली राजधानी है वो बना लिया था। इसके बाद सुल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी के अधीन वो कर दिया था। इसके बाद इसकी जो स्थायित्व था वो 1055 के अंदर पुनः सुन्नी को बगदाद के अंदर ले लिया। खलीफा अल कायम ने तुगलिक बैग को सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और एक जैसे कार्रवाई की जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबीलाई धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अलप अलसम उसका उत्तराधिकार था। अलप अलसलम के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अल्तोनिया तक हो गया। तो मुख्य रूप में जो स्थायित्व जो प्राप्ति जो प्रदान किया गया था वो काफ़ी अधिक मात्रा में आधुनिक जो तुर्की था उसका साम्राज्य विस्तार है वो हो गया था। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय ईसाई और अरब साम्राज्यों के बीच में काफ़ी अधिक लड़ाइयाँ झगड़े हुए जिसकी चर्चा नीचे की गई है काफ़ी। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कंगार पर पाया। यह मुगलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशी की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। जिस तरीके से ये 13वीं से 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी जो तुर्कों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे वो काफ़ी लड़ाई झगड़े इसके अंदर अगर देखे गए थे जिसके अंदर काफ़ी जो विनाश की स्थिति है वो देखी गई थी। तो इनके बारे में मुख्य जो विस्तार के बारे में जो अगले लेसन में बताया गया तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा आज का लेक्चर और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।